नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस किताब के एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विषय है भौतिक भूगोल, इसका दायरा क्या है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये अहम क्यों है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं भूगोल मतलब सिर्फ नक्शे या पहाड़। हाँ, वही तो। लेकिन ये स्रोत बताता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल है क्या असल में? स्रोत इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देखता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला है स्थलमंडल, मतलब अपनी धरती, जमीन की बनावट, पहाड़, मैदान, ये सब। ठीक है। फिर आता है वायुमंडल, जिसमें मौसम, जलवायु, हवा, तापमान, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और तीसरा है जलमंडल, मतलब पानी, महासागर, झीलें, नदियां, सब कुछ। और चौथा हुआ जीवमंडल। हाँ। मतलब पृथ्वी पर जीवन, पेड़ पौधे, जानवर, खाद्य श्रृंखला। हाँ, और पारिस्थितिकी संतुलन भी। और स्रोत एक और चीज जोड़ता है, मिट्टी। अच्छा, मिट्टी भी? जी, मिट्टी का अध्ययन भी इसी में है। कैसे बनती है, चट्टानों से, जलवायु से, जैविक क्रियाओं से, और समय के साथ। ये तो हुआ कि इसमें क्या क्या आता है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये साफ कहता है कि ये सब हिस्से ये अलग अलग नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और इनका असर हम पर पड़ता है, मानव जीवन पर। सीधा असर, बहुत गहरा असर। जैसे स्थल मंडल को ही लें, जमीन। हाँ। मैदान। स्रोत बताता है कि मैदान सिर्फ खेती के लिए नहीं है। ज्यादातर पुरानी सभ्यताएं मैदानों में ही पनपी। आज भी बड़े शहर वही हैं। सही बात है। और पठार, वो खनिजों के भंडार हैं। जंगल भी होते हैं, मतलब उद्योगों के लिए जरूरी। और पहाड़? हम तो अक्सर घूमने जाते हैं। हाँ, पर्यटन तो है ही। लेकिन स्रोत उनका एक और अहम पहलू बताता है, पानी का स्रोत। नदियां वहीं से निकलती हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। चारागाह भी होते हैं, खास तरह के पेड़ पौधे भी। तो मतलब जमीन कैसी है, ये तय करता है कि हम रहेंगे कैसे, कमाएंगे कैसे। क्या यही बात हवा, पानी, मतलब जलवायु पर भी लागू होती है? उसका असर कैसे दिखता है? अरे, जलवायु का असर तो शायद सबसे ही ज्यादा फैला हुआ है। आप देखिए ना, हमारे घर कैसे बनेंगे, हाँ। कपड़े कौन से पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये सब जलवायु तय करती है। फसलें भी तो। बिल्कुल, फसलें, पशुपालन, यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रीज भी जलवायु पर निर्भर करती हैं। जैसे स्रोत ने कहा, गर्म जगह पर सूती कपड़े, ठंडी जगह ऊनी, सीधा असर। जी। और हाँ, ये भी है कि हमने तकनीक से, जैसे एसी या हीटर लगाकर कुछ हद तक इसे बदला है। हाँ, पर वो तो छोटी जगहों पर। बड़े पैमाने पर तो। बड़े पैमाने पर, खासकर खेती में, हम आज भी काफी हद तक जलवायु पर निर्भर हैं। भारत का उदाहरण दिया है स्रोत ने, मानसून। हाँ, मानसून तो भारतीय कृषि की जान है। अच्छी बारिश हुई तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। सही कहा। अच्छा, अब जलमंडल की बात करें, महासागर, नदियां। जी, जलमंडल। महासागर सिर्फ पानी के भंडार नहीं है। स्रोत उन्हें कहता है संसाधनों का खजाना। संसाधन जैसे वो मछलियां, समुद्री भोजन तो है ही, पर खनिज भी। स्रोत ने मैंगनीज नोड्यूल का जिक्र किया है। अच्छा, वो क्या है? वो समुद्र की गहराई में मिलने वाले खनिज के गोले जैसे होते हैं, और भारत ने उन्हें निकालने की तकनीक विकसित की है। ये खास बात है। अरे वाह, ये तो भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और पीने का पानी, खेती के लिए पानी, वो तो है ही। बारिश और नदियां भूजल को रिचार्ज करती हैं। और मिट्टी, आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, मिट्टी। स्रोत कहता है ये एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब दोबारा बन सकती है, पर इसमें समय बहुत लगता है। और ये जरूरी क्यों है इतनी? देखिए, खेती का तो आधार ही है, पर सिर्फ खेती नहीं, पूरा जीव मंडल इसी पर टिका है। पौधे मिट्टी में उगते हैं, फिर जानवरों ने खाते हैं, पूरी कड़ी है। और स्रोत ये भी कहता है कि इसकी उर्वरता, मतलब उपजाऊपन, सिर्फ प्राकृतिक नहीं होता। हाँ, उसे हम बेहतर तरीकों से, मतलब सांस्कृतिक तरीकों से बढ़ा भी सकते हैं, खाद वगैरह डालकर। अच्छा, तो जैसे जैसे हम ये सब समझ रहे हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, मिट्टी, एक बड़ी तस्वीर दिख रही है जी। कि ये सब सिर्फ भूगोल के हिस्से नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़े हैं। और स्रोत भौतिक भूगोल को प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन का विज्ञान मानता है। बिल्कुल सही। यही पर बात आती है सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हाँ, वो कैसे? देखिए, स्रोत साफ कहता है कि इंसान हमेशा से पर्यावरण से संसाधन लेता आया है अपने विकास के लिए।
ठीक है। लेकिन आज की जो तकनीक है उसने इस इस्तेमाल की रफ्तार बहुत बहुत तेज कर दी है। और इसका नतीजा पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब देख ही रहे हैं, जंगलों की कटाई, मिट्टी का कटाव, पानी का प्रदूषण। हाँ, ये समस्याएं तो हैं। तो स्रोत का तर्क ये है कि अगर हमें टिकाऊ विकास चाहिए, मतलब ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखे, तो हमें अपने पर्यावरण को ठीक से समझना होगा। एग्जैक्टली। हमें अपनी जमीन, पानी, हवा, मिट्टी, इन सब की गहरी समझ होनी चाहिए। जानना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, कैसे संतुलन बनाएं। तो सार यही है कि भौतिक भूगोल सिर्फ धरती की पढ़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कुंजी है कि हम इस ग्रह पर कैसे रहें, कैसे जिएं और अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाएं। हाँ, बिल्कुल। भौतिक भूगोल हमें बताता है कि पृथ्वी एक बहुत जटिल सिस्टम है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारे हर काम का असर होता है। तो संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। जी। पर्यावरण को बचाना होगा। जी, सतत विकास के लिए जरूरी है। और भौतिक भूगोल हमें इसका ज्ञान देता है, आधार देता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि भौतिक भूगोल हमारे जीवन, हमारे विकास और हमारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है। हाँ। ऐसा लगता है कि भूगोल असल में दुनिया के जो छुपे हुए कनेक्शंस हैं ना, उनको समझने की एक चाबी है। बिल्कुल सही, चाबी ही है। तो चलिए आज इसी चाबी से कुछ ताले खोलने की कोशिश करते हैं। इस विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। देखिए, ये सोर्स कहता है कि भूगोल चीजों को स्थान के लिहाज से जोड़कर देखता है। इसे अकादमिक भाषा में स्थानिक संश्लेषण या स्पेशल सिंथेसिस कहते हैं। स्थानिक संश्लेषण। ठीक है। ये इतिहास से कैसे अलग हुआ कर? इतिहास भी तो चीजों को जोड़ता है। हाँ, लेकिन इतिहास जोड़ता है समय के हिसाब से। कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद क्या हुआ। टेम्परल सिंथेसिस। भूगोल देखता है कि चीजें एक खास जगह पर होने की वजह से कैसे जुड़ी हैं। दुनिया एक बड़ी इंटरकनेक्टेड, मतलब आपस में जुड़ी हुई मशीन की तरह। अच्छा, तो ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि दिल्ली कहाँ है और मुंबई कहाँ है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये देखना है कि दिल्ली में होने वाली कोई चीज मुंबई पर कैसे असर डाल सकती है। या मान लीजिए ब्राजील के मौसम का असर भारत की कॉफी की कीमत पर कैसे पड़ सकता है। ये वो कनेक्शंस है जो शायद सिर्फ टाइमलाइन देखने से, मतलब सिर्फ इतिहास पढ़ने से पकड़ में ना आए। सही। स्थान का अपना एक तर्क होता है, अपनी एक डायनामिक्स होती है। और आज की दुनिया में तो ये और भी जटिल हो गया होगा। मेरा मतलब है, इतनी तकनीक आ गई है, तेज ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, मोबाइल फोन। हाँ, बिल्कुल। इसने तो जैसे दूरियां लगभग मिटा ही दी हैं। दुनिया को लोग अब ग्लोबल गांव कहते हैं। तो क्या भूगोल का नजरिया बदला है इससे? देखिए, तकनीक ने स्थानिक संबंधों को, मतलब स्पेशल रिलेशनशिप्स को जरूर बदला है। चीजें और जानकारी अब बहुत तेजी से फैलती हैं, ये सच है। लेकिन भूगोल का जो मूल सिद्धांत है ना, कि चीजें कहाँ हैं, क्यों हैं और उनका क्या असर पड़ रहा है, वो वही रहता है। अच्छा। तकनीक ने शायद हमें इन पैटर्न्स को देखने और समझने के बेहतर टूल जरूर दे दिए हैं। ज्यादा डेटा है, बेहतर मैपिंग है। ये दिलचस्प है। और ये भी कि भूगोल सिर्फ आज को नहीं, बल्कि सोर्स के मुताबिक इतिहास को समझने में भी मदद करता है। जमीन और समुद्र ने कैसे इतिहास का रुख मोड़ा। बिल्कुल। जरा सोचिए हिमालय के बारे में। वो विशाल पर्वत श्रृंखला। हाँ। उसने भारत को उत्तर से आने वाले हमलों से काफी हद तक एक प्राकृतिक सुरक्षा दी, एक दीवार की तरह। सही। लेकिन साथ ही उसी हिमालय में जो दर्रे थे, जो पास थे, वही तो मध्य एशिया से संस्कृतियों, लोगों और सेनाओं के आने के रास्ते भी बने। हाँ, ये तो है। मतलब एक ही भौगोलिक चीज के दो पहलू। बिल्कुल। भूगोल मौके भी बनाता है और चुनौतियां भी। अब समुद्र को देख लीजिए। हाँ, समुद्री सीमा। इसने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप से जोड़ा। व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली। लेकिन इन्हीं समुद्री रास्तों का फायदा उठाकर यूरोपीय ताकतें यहां आईं और उन्होंने उपनिवेश बनाए। तो यहाँ भी वही बात हुई, अवसर भी और खतरा भी। सही। और सिर्फ पहाड़ या समुद्र ही नहीं, किसी देश का आकार, उसका साइज भी बहुत मायने रखता है। आकार? वो कैसे? बड़े देशों को युद्ध के समय पीछे हटने की, अपनी जमीन इस्तेमाल करने की सहूलियत मिल जाती थी। मतलब वो स्थान की कीमत पर समय खरीद सकते थे। पीछे हटते जाओ, दुश्मन को थकाते जाओ। ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। स्थान की कीमत पर समय खरीदना, ये भूगोल का एक अलग ही पहलू है। बिल्कुल। और सोर्स में समय को भूगोल का चौथा आयाम भी कहा गया है। चौथा आयाम? ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, मतलब सीधा है। कोई भी भौगोलिक चीज स्थिर नहीं होती। पहाड़ घिसते हैं, नदियां रास्ता बदलती हैं, शहर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था बदलती है। सब कुछ समय के साथ बदल रहा है। अच्छा। और हम दूरी को भी तो अक्सर समय में नापते हैं। जैसे हम कहते हैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से 2 घंटे लगते हैं या ट्रेन से 17 घंटे। किलोमीटर के साथ साथ समय भी दूरी का एक पैमाना है। हाँ, ये तो हम रोज ही करते हैं। तो समय और स्थान आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर दुनिया को समझने के लिए भूगोल के पास क्या अलग-अलग तरीके हैं? सोर्स में 2 मुख्य दृष्टिकोणों की बात हुई है। जी हाँ, पहला है व्यवस्थित या सिस्टमैटिक नजरिया। इसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि किसी एक भौगोलिक तत्व को, जैसे मान लीजिए जलवायु या मिट्टी या वनस्पति, उसको पूरी दुनिया के स्तर पर स्टडी करते हैं। पूरी दुनिया में? हाँ, उसके पैटर्न देखते हैं कि वो कहाँ-कहाँ कैसी है, क्यों है। एक टॉपिक, पूरी दुनिया। उसका कैनवस। हाँ। और दूसरा? करते हैं किसी एक खास इलाके को चुनते हैं। कोई राज्य हो सकता है, कोई नदी घाटी, कोई देश। ठीक है। और फिर उस इलाके में मौजूद सभी भौगोलिक चीजों, वहां के पहाड़, नदियां, जलवायु, मिट्टी, लोग, उनकी खेती, उनके उद्योग, उन सब का आपस में क्या रिश्ता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक जगह की पूरी कहानी, उसके सारे पहलू एक साथ। हाँ, एक क्षेत्र की समग्रता को, उसकी यूनिकनेस को समझना, विविधता में एकता ढूंढना कह सकते हैं। तो ये तो बड़े काम के नजरिए हैं। सिर्फ भूगोल के लिए ही नहीं, शायद किसी भी जटिल चीज को समझने के लिए। या तो आप पूरी बड़ी तस्वीर देखो या किसी एक हिस्से की गहराई में उतरो। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात सोर्स में है, वो है द्वैतवाद या ड्यूलिज्म की। द्वैतवाद? हाँ, शुरू में भूगोल का जोर ज्यादातर भौतिक चीजों पर था। पहाड़, नदियां, मौसम, जमीन, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ बनी कि भाई इंसान भी तो इसी धरती का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। उसका समाज, उसकी संस्कृति, उसकी आर्थिक गतिविधियां, वो कैसे पर्यावरण को बदल रहा है और पर्यावरण उसे कैसे बदल रहा है, ये सब भी तो भूगोल का हिस्सा है। तो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का महत्व बढ़ा। जी, तो अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों को साथ लेकर चला जाता है। ये माना जाता है कि इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें यही याद दिला रही है कि भूगोल सिर्फ नक्शे देखना या जगहों के नाम याद करना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया की जटिलताओं को, चीजों के आपसी ताने बाने को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, चाहे वो इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो या हमारी संस्कृति। सही कहा। ये एक होलिस्टिक नजरिया देता है। खासतौर पर इसके अलग अलग नजरियों और शाखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और उनमें भूगोल की बुनियाद और उसके महत्व पर काफी दिलचस्प बातें हैं। सही कहा। इन स्रोतों को देखें तो भूगोल को समझने के 2 खास तरीके सामने आते हैं। एक है क्रमबद्ध, मतलब सिस्टमैटिक, हाँ। और दूसरा है क्षेत्रीय यानी रीजनल। ठीक है। तो आज का मकसद यही है कि इन तरीकों को और भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं उनको समझें, और खास तौर पर भौतिक भूगोल की अहमियत पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से शुरू करते हैं। इसमें लगता है 3 बड़ी शाखाएं हैं। हाँ। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। हाँ, बिल्कुल। भौतिक भूगोल से शुरू करें। हाँ। इसमें क्या क्या आता है मतलब? हाँ, भौतिक भूगोल देखिए, ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन है। मतलब इसमें भू आकृतियां जैसे कि जमीन कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने, मैदान कैसे विकसित हुए, इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा। फिर जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम मौसम और जलवायु के मिजाज को समझते हैं। जल विज्ञान है, हाइड्रोलॉजी, यानी नदियां, झीलें, महासागर और जीवन पर उनका क्या असर पड़ता है, पानी से जुड़ा हुआ सब कुछ। हाँ, और मिट्टी का भूगोल भी, सॉइल ज्योग्राफी, मिट्टी कैसे बनती है, उसकी क्या किस्में हैं, कितनी उपजाऊ है वगैरह। समझ गया। तो ये सब मिलकर पृथ्वी के मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स की बुनियाद बनाते हैं। बिल्कुल सही, ये भौतिक ढांचा है। और फिर आता है मानव भूगोल। ये कैसे जुड़ता है? स्रोतों में समाज, संस्कृति, जनसंख्या, इन सब का जिक्र है। हाँ, मानव भूगोल ये देखता है कि भाई इंसान पृथ्वी पर कैसे रहता है, कहाँ रहता है, समाज और संस्कृतियां जगह के हिसाब से कैसे ढलती हैं। इसे सोशल कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। अच्छा। आबादी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम, क्यों है, बस्तियां कैसे बसती हैं, ये पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी है। ठीक है। फिर आर्थिक गतिविधियां जैसे खेती, उद्योग, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है। मतलब हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं। हाँ, और इसमें ऐतिहासिक पहलू भी है।
हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कि समय के साथ जगहें कैसे बदलीं, और राजनीतिक भूगोल भी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कि राजनीतिक घटनाओं का भूगोल पर क्या असर पड़ता है। दिलचस्प बात इसमें ये है कि ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां और धरती का स्वरूप ये एक दूसरे से कितने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। सही बात है। और जब ये दोनों मिलते हैं, भौतिक और मानव भूगोल, तब जीव भूगोल आता है, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पर्यावरण, ये सब। बिल्कुल, बायोजियोग्राफी इसी संगम से उपजता है। इसमें पेड़ पौधों का भूगोल है प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है। जानवरों का भूगोल जू ज्योग्राफी, और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, हाँ, वो भी इसी का हिस्सा है। और आजकल जैसा आपने कहा, पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इस पर तो बहुत जोर है। हाँ, स्रोतों में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ना, जैसे जमीन का खराब होना, प्रदूषण, ये सब बढ़ रही हैं और इनके समाधान के लिए भूगोल की समझ बहुत जरूरी हो गई है। अच्छा, ये तो हुआ क्रमबद्ध नजरिया। दूसरा आपने बताया था क्षेत्रीय भूगोल। हाँ, वो किस पर फोकस करता है? क्षेत्रीय दृष्टिकोण, हाँ, वो दुनिया को अलग अलग साइज के क्षेत्रों या रीजन्स में बांटकर देखता है। जैसे कोई राज्य या जिला? हाँ, बड़े क्षेत्र भी हो सकते हैं जैसे कोई महाद्वीप का हिस्सा, या छोटे भी जैसे कोई शहर या गांव। फिर वो उस खास क्षेत्र की सारी विशेषताओं को देखता है। अच्छा, उसकी प्लानिंग कैसे हो, चाहे वो गांव हो या शहर, उसका विकास कैसे हो, उसका विश्लेषण कैसे करें। मतलब एक जगह की पूरी होलिस्टिक तस्वीर समझने की कोशिश है ये। समझ गया। अच्छा, आजकल भूगोल में तकनीक का भी काफी इस्तेमाल होता है ना यार। हाँ। नक्शे बनाना, आंकड़ों का विश्लेषण, और अब तो GIS, GPS जैसी चीजें भी आ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। हर विषय की तरह भूगोल का भी अपना एक दर्शन, मतलब फिलॉसफी है, और अपनी तकनीकें हैं, मेथड्स, टेक्निक्स। भौगोलिक सोच कैसे बदली, इंसान और पर्यावरण का रिश्ता क्या है, ये सब दर्शन का हिस्सा है। और तकनीकों में वही नक्शा नवेसी, कार्टोग्राफी, जिसमें अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी शामिल है। फिर आंकड़ों के विश्लेषण के तरीके हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हाँ, स्टैटिस्टिक्स, हाँ। जमीन पर जाकर सर्वे करना, फील्ड सर्वेज। और ये जो नई चीजें हैं, भू सूचना विज्ञान, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें क्या आता है? इसमें रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट से जानकारी लेना। GIS है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, GIS को काफी सुना। हाँ, वो नक्शों पर जानकारी की अलग अलग परतें दिखाता है। और GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हमें सटीक लोकेशन बताता है। अरे वाह। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये जो तकनीकें हैं, GIS, GPS वगैरह, ये हमें भारी मात्रा में जो डेटा मिलता है ना, हाँ, उसे समझने और उसका विश्लेषण करने की कमाल की क्षमता दे रही हैं। पहले ये मुमकिन नहीं था। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें यही याद दिला रही है कि भूगोल सिर्फ नक्शे देखना या जगहों के नाम याद करना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया की जटिलताओं को, चीजों के आपसी ताने बाने को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, चाहे वो इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो या हमारी संस्कृति। सही कहा। ये एक होलिस्टिक नजरिया देता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। अगर हम वाकई दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू करें, चीजों के स्थानिक कनेक्शंस को पहचानने लगें, तो क्या इससे दुनिया की जो मौजूदा घटनाएं हैं या शायद हमारे अपने जीवन की चीजें हैं, उनको देखने का हमारा तरीका बदल सकता है? ये एक गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि ये स्थानिक जागरूकता हमारे रोजमर्रा के फैसलों और समझ को कैसे प्रभावित कर सकती है।